हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आगामी एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चली होगी। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम जल्दी होने वाला है, तो इसके लिए आज से आप लोगों के लिए भाई नए नए क्वेश्चन पेपर आने स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज 15 जुलाई हो चुका है, तो आज से साथियों लगातार सुबह 11 बजे आप लोगों के लिए ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और ये पूरा क्लास आपके एग्जाम तक चलने वाली है। सबसे पहले साथियों हम लोग पिछले 6 साल का पूरे पेपर को कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आप लोगों ने एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए पिछले 6 साल का पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया तो समझिए कि आपका साथियों 60 to 80% सवाल इसी में कवर होने वाला है, क्योंकि 90 मिनट का पेपर होता है। इसी 90 मिनट में 20 सवाल मैथ का मिलेगा हल करने के लिए, 20 सवाल रीजनिंग का मिलता है, 25 सवाल जीके का मिलता है और साथ ही 25 सवाल इंग्लिश का मिलता है। जो मैथ और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं, केवल आपको 12 क्वेश्चन सही करने होते हैं और इसमें माइनस मार्किंग भी नहीं होता है भाई। और इसका नंबर ना आपके फाइनल कट ऑफ में नहीं जुड़ता है, फाइनल रिजल्ट में मैथ रीजनिंग का नंबर नहीं जुड़ता है। तो एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए केवल 2 ही मेन आपका सब्जेक्ट है भाई। इसी 2 सब्जेक्ट पे आपका पूरा रिजल्ट टिका है, आपका फाइनल कट ऑफ टिका है। वो साथों जीके के 25 क्वेश्चन पे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन पे याद रखिएगा इसमें। लेकिन हाँ, 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग होता है। 2 सेशन में आपका पेपर होता है। पहले सेशन में आपको ये 40 क्वेश्चन मिलता भाई मैथ रीजनिंग का, जो कि आपको केवल 12 क्वेश्चन सही करने होते हैं। 12 क्वेश्चन तो केवल जनरल वालों को सही करना होता है। यदि आप ओबीसी में हैं तो केवल आपको मैक्सिमम 10 ही क्वेश्चन सही करना होता है। यदि आप SC ST में तो भाई केवल 8 क्वेश्चन आपको सही करना होता है। इसमें माइनस मार्किंग भी नहीं होता है। जिन स्टूडेंट के बिल्कुल पूरा बेसिक क्लियर है मैथ रीजनिंग में, तो आज से वो मैथ रीजनिंग पे केवल आधी घंटा से 45 मिनट का वो समय दे, लेकिन अधिक फोकस करिए जीके इंग्लिश पे। आपका 1 सीट पक्की है भाई, ओके, क्योंकि एसएससी एमटीएस एग्जाम में अभी कुछ समय है परीक्षा होने से। तो आज से साथियों लगातार क्लास होने वाली है। आज का पहला क्वेश्चन पेपर हल करिए और इस पेपर को एनालिसिस करिए, देखिए सवालों का लेवल और अपनी तैयारी को परखिए कि आपकी तैयारी किस लेवल की। बहुत ही शानदार तरीके से एक एक क्वेश्चन होने वाले हैं भाई, ठीक है। तो साथियों आज के पहले क्वेश्चन पेपर में टॉप लेवल के 55 क्वेश्चन को हल करेंगे और आप सभी का टारगेट केवल 90 नंबर लेना है। याद रखिएगा ये पूरे कितने नंबर का हो रहा है, 165 नंबर का ये टेस्ट होगा आपका, जो कि 90 नंबर आपको लेना है भाई। एसएससी एमटीएस एग्जाम में 1 सवाल सही करने पर 3 नंबर मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो साथियों एकदम परीक्षा पैटर्न पे आधारित सारे सवाल आज की सेशन में होंगे। डेली क्लास सुबह 11 बजे मिलने वाली है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में साथियों स्कोर पूछेंगे, जरूर बताइएगा कि इन 55 क्वेश्चन में से आप सभी का स्कोर कितना रहा, ठीक है। तो देखिए आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गैस ठोस फोम प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है? कौन सा गैस ठोस फोम प्रकार के कोलाइड का एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण है? दूध है, कुहासा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या साथों स्पंज है? तो याद रखिएगा स्पंज है। तो पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? भारत में 1950-1951 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा कितना था? भारत में 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा कितना था, यानी कितना प्रतिशत था? तो पूरे 13% था। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, उभयचरों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ये साथियों 2026 के पेपर का सवाल हम करवा रहे हैं, याद रखिएगा। ये सीधे आपके रियल शिफ्टों का सवाल है। देख सकते हैं उभयचरों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2, 3, 4, 5 कितने होते हैं भाई? तो याद रखिएगा पूरे 3 होते हैं। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सवाल क्या पूछ रहा है? उभयचरों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो याद रखिएगा 3 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 को, जैन धर्म में सम्यक चरित्र शब्द किसको संदर्भित करता है? तो साथियों जो जैन धर्म में सम्य चरित्र शब्द है ये किसको संदर्भित करता है? तो ये सही आचरण को संदर्भित करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5 को, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से नागालैंड राज्य में किया जाता है? बताइए साथियों, कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से नागालैंड राज्य में किया जाता है?
तो याद रखिएगा लेसाला पट्टू, ये नृत्य पारंपरिक रूप से नागालैंड राज्य में किया जाता है। तो साथियों जो हम पिछले 6 साल का पूरा पेपर करेंगे उस हम जल्दी जल्दी सभी सवालों को हल करने वाले हैं। ओके, तो क्लास को बस आप देखते रहिए, सवालों का लेवल चेक करते रहिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 को हल करिए। जंतुओं में निम्नलिखित में से कौन सा अंग एड्रेनलिन का स्राव करता है? तो साथियों जंतुओं में कौन सा अंग एड्रेनलिन का स्राव करता है? तो साथियों अधिवृक्क ग्रंथि है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला, और आगे बढ़ने से पहले भाई आपको अभी से ये परीक्षा पास करने के लिए रामबाण नोट्स आपको पढ़ना है भाई। इसमें आपका साथियों रामबाण नोट्स में जीके संपूर्ण कवरेज होगा, इंग्लिश बेहतरीन सामग्री आपको मिलेगी, मैथ के सारे क्वेश्चन प्लस शॉर्ट ट्रिक्स मिलेगा आपको, इसमें रीजनिंग के सारे क्वेश्चन। यदि साथियों आपने इतना कर लिया तो समझिए कि मैथ रीजनिंग का तो टेंशन आपको छोड़ देना है, जीके प्लस इंग्लिश का टेंशन छोड़ देना है। बस परीक्षा तक आपको यही पढ़ाना, प्लस ऑफलाइन हम आप सभी को 20 टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो संपूर्ण सिलेबस कवरेज इसमें किया गया है। तो मिलेगा कैसे, देखिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मात्र साथ 25 रुपये पे करके ये सारे क्वेश्चन आप अभी अपने पास मंगा लीजिए। 25 रुपये मत देखिए साथियों, इसमें आपका सारा क्वेश्चन वो चेक करिए भाई, जैसे कि आप सभी का इस बार SSC MTS हवलदार में एक सीट पक्की हो सके। तो साथियों जल्दी करिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भाई सारे क्वेश्चन आप अपने पास अभी तुरंत मंगा लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, पुष्कर मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो साथियों पुष्कर मेला किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये राजस्थान राज्य में आयोजित किया जाता है पुष्कर मेला। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, 1600 में किस अंग्रेजी रानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर प्रदान किया जिससे उसे पूर्व के साथ एकाधिकार व्यापार अधिकार प्राप्त हुआ था? बताइए साथियों 1600 में किस अंग्रेजी रानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर प्रदान किया जिससे कि उसे पूर्व के साथ एकाधिकार व्यापार अधिकार प्राप्त हुआ था? तो वो कौन थी? महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस राज्य में वुशु त्यौहार पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? तो साथियों भारत के किस राज्य में वुशु त्यौहार पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? तो ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10, आकाश गंगाएं विशाल दूरी फैली हुई जिन्हें किस में मापा जाता है? तो साथियों आकाश गंगाएं विशाल दूरी फैली हुई जिन्हें किस में मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर, 13 अप्रैल 1919 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? देखिए ये भी सवाल आपके पेपर में पूछा था, 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटी थी? आपको याद होगा, बताइए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, प्रोबा थर्ड मिशन में शामिल 2 अंतरिक्ष यानों का नाम क्या है? तो साथियों जो प्रोबा थर्ड मिशन है इसमें शामिल 2 अंतरिक्ष यान है, इनका नाम क्या है? एक कोरोनाग्राफ है, दूसरा अच्छादा नाम है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों यदि आप चैनल पर नए तो भाई पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि साथियों ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली है। टारगेट हमारा ये है कि कम से कम इस सीरीज में 10,000 भाई ऐड हो, तभी तो साथियों पूरे 6 साल का पेपर कंप्लीट होगा बहुत ही शानदार तरीके से। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ऑन करें कि क्लास अपलोड हो 11 बजे, तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचे। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 की 5वीं रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं? तो साथियों राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 की 5वीं रिपोर्ट के अनुसार पूछ रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं? तो याद रखिएगा महिलाएं 1020 हैं भाई, यानी कि 20 महिलाएं अधिक हो जा रही हैं, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 कॉल करिए, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके किसके साथ बढ़ती है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके किसके साथ बढ़ती है? तो भाई चाल के साथ बढ़ती है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक अपनी पवन ऊर्जा क्षमता को 42 गीगावाट से बढ़ाकर 140 गीगावाट करना है? बताइए साथियों, ये सब केवल सवालों में आता है, रियल में होता है किसी को नहीं मालूम। बताइए आपको मालूम चलता है? नहीं मालूम चलता, बस सवाल में बनता है ये।
तो भारत का लक्ष्य भाई कि 2030 तक अपनी जो पवन ऊर्जा क्षमता 42 गीगावाट है ना, इसको बढ़ाकर 140 गीगावाट करना है। देखते हैं भाई 2030 का वेट करते हैं। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? इन द फूट स्टेप्स ऑफ महात्मा गांधी एंड सैनिटेशन, पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए साथियों। इन द फूट स्टेप्स ऑफ महात्मा गांधी एंड सैनिटेशन, ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? सुदर्शन अयंगर भाई इनके लेखक। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को हल करिएगा। विजया बैंक और देना बैंक की सभी शाखाओं ने 1 अप्रैल किस वर्ष से बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाओं के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया था? बताइए साथियों। विजया बैंक और देना बैंक की सभी शाखाओं ने 1 अप्रैल किस वर्ष से बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाओं के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया था? तो 1 अप्रैल 2019 से। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 को। टेबल टेनिस के नियमों के अनुसार एक खिलाड़ी कितने अंक प्राप्त करके टेबल टेनिस का एक गेम जीत सकते हैं यदि 10-10 पर कोई बराबरी न हो तब? सिंपल सवाल है भाई। टेबल टेनिस के नियमों के अनुसार एक खिलाड़ी यदि साथियों वो 18 अंक प्राप्त करके टेबल टेनिस का एक गेम जीत सकती है यदि 10-10 पर कोई बराबरी न हो तब। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। प्राचीन इंद्रप्रस्थ के टीले पर दीनपनाह का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों प्राचीन इंद्रप्रस्थ के टीले पर दीनपनाह का निर्माण किसने करवाया था? तो हुमायूं ने करवाया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। निम्नलिखित में से कौन तत्ववाद है? तो इनमें से कौन सा तत्ववाद है? तो दिलरुबा एक तत्ववाद है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। ऐसी अभिक्रिया में क्या उत्पाद बनते हैं जिसमें अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है? ऐसी अभिक्रिया में क्या उत्पाद बनते हैं जिसमें अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है? तो वो लवण है और जल है। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण किस वर्ष में शुरू किया गया था? साथियों ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1979 में शुरू किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ओके। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शरीर के सबसे निचले भाग में स्थित होती है? तो साथियों मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि जो कि शरीर के सबसे निचले भाग में स्थित होती है? तो अधिवृक्क ग्रंथि है। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। निम्नलिखित राजाओं में से किसने दक्षिण पथेश्वर यानी कि दक्षिण का स्वामी की उपाधि प्राप्त की थी? बताइए साथियों किस राजा ने भाई दक्षिण का स्वामी की उपाधि प्राप्त की थी? बताएंगे आप सभी लोग। तो याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय ने इसकी उपाधि प्राप्त की थी। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 25 को। झांझर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो साथियों झांझर किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस त्यौहार के साथ मनाया जाता है? तो साथियों गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस त्यौहार के साथ मनाया जाता है? तो सर जी मकर संक्रांति के साथ ये तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर। साथियों आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे और अपने दोस्तों भाई सेशन को दबाकर शेयर करेंगे। कम से कम 10,000 भाइयों को ऐड करना है इस सीरीज में। ओके, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर को तैयार करने वाले हैं। सिराजुद्दौला के सेनापतियों में से वह कौन था जिसने प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला की हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो साथियों सिराजुद्दौला के सेनापतियों में से वह कौन था जिसने प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला की हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो साथियों याद रखिए मीर जाफर था। तो इस साल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को हल करिए। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो साथियों जो आजकल वाहन है इनमें ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग किया जा रहा है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। देश में आम चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की कुल संख्या 2024 में बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो साथियों देश में आम चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की कुल संख्या 2024 में बढ़कर
कितने प्रतिशत हो गई हैं, तो याद रखिए साथियों 10% हो गई हैं। तो यहाँ से ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्रक में शामिल है। तो साथियों कौन सी आर्थिक गतिविधि है जो कि प्राथमिक क्षेत्रक में शामिल है, तो वो मत्स्य पालन है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि मृदा निर्माण और मृदा अपरदन की प्रक्रिया के बीच संतुलन की गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार है। तो साथियों ऐसी कौन सी गतिविधि जो कि मृदा निर्माण और मृदा अपरदन की प्रक्रिया के बीच संतुलन की गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार है, तो वो साथियों डिफॉरेस्टेशन होता है, यानी कि वनोन उन्मूलन है। ऑप्शन इस का राइट आंसर होंगे, इसे डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, जो पेड़ों की कटाई होती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, भारत में राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति किस वर्ष में शुरू की गई थी। बताइए, भारत में राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नियम किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो ये साथियों 2016 में शुरू की गई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33, शक्ति द डिवाइन फेमिनिन किसके द्वारा लिखी गई है। तो साथियों शक्ति द डिवाइन फेमिनिन किसके द्वारा लिखी गई है, तो साथियों याद रखिए अनुजा चंद्रमौली द्वारा लिखी गई है ये। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को, एंकल होल्ड नी होल्ड शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो साथियों एंकल होल्ड नी होल्ड शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये साथियों कबड्डी खेल से संबंधित है ना भाई, एंकल होल्ड और नी होल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 को हल करिए, हजार स्तंभ मंदिर कहाँ स्थित है। तो साथियों हजार स्तंभ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये तेलंगाना राज्य में स्थित है हजार स्तंभ मंदिर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो साथियों शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो ये सासाराम में स्थित है। तो इस साल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 को हल करिए, जल जैसे यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात हमेशा कितना होता है। तो साथियों जल जैसे यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात हमेशा कितना होता है। अनुपात की बात किया तो सर जी 1:8 होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38 को, दमित्री मेंडलीव किस तत्व को सही स्थान देने में असमर्थ थे। बताइए, दमित्री मेंडलीव जो थे वो किस तत्व को सही स्थान देने में बिल्कुल असमर्थ थे। आप जानते हैं साथियों हाइड्रोजन को भाई। तो इस सॉल्व का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को, एमएस सुब्बुलक्ष्मी 1998 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली वो कौन थी। संगीतकार थी, खिलाड़ी थी, चित्रकार थी या लेखक थी। एमएस सुब्बुलक्ष्मी 1998 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाली वो क्या थी भाई, तो पहली संगीतकार हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को, सातवाहन राजाओं के बाद किस वंश के शासक बने थे। बताइए साथियों, सातवाहन राजाओं के बाद किस वंश के शासक बने थे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग भाई, इक्ष्वाकु वंश के शासक बने थे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए भाई क्वेश्चन नंबर 41 को, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के सामने उपबंध प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि संसद में विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध प्रदान करता है। तो ये सातों अनुच्छेद 107 में वर्णन है। सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए 42 को, किस हड़प्पा स्थल पर बंदरगाह पाया गया था। बताइए, किस हड़प्पा स्थल पर बंदरगाह पाया गया था। तो लोथल पर। तो बी ऑप्शन इस सॉल्व राइट आंसर होंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को, प्रकाश की प्रतिक्रिया में पादप की जड़ें आमतौर पर किस दिशा में बढ़ती हैं। तो साथियों प्रकाश की प्रतिक्रिया में पादप की जड़ें आमतौर पर किस दिशा में बढ़ती हैं। तो भाई प्रकाश से दूर दिशा में बढ़ती हैं। तो बी ऑप्शन इस सॉल्व राइट आंसर होंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को, 2001 और 2011 के बीच भारत में ईसाई जनसंख्या की वृद्धि दर कितने प्रतिशत है। तो दोस्त मेरे 2001 और 2011 के बीच भारत में ईसाई जनसंख्या की वृद्धि दर कितने प्रतिशत है। तो 15.5% यानी कि 15.5% है। ऑप्शन है राइट आंसर है। क्लियर भाई। लास्ट में स्कोर पूछेंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, चेन्नई में स्थापित वेद समाज निम्नलिखित में से किससे प्रेरित था।
चेन्नई में जो स्थापित वेद समाज है किससे प्रेरित था? तो सर ये तो ब्रह्म समाज से प्रेरित था। डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए थे? केवल एक ही ऐसा सम्मेलन है जो कि साथियों कभी गांधी जी ने भाई भाग लिया था इसी में, और कोई भी सम्मेलन या कोई भी साथियों होता था ना, कभी वो भाग नहीं लेते थे। केवल एक ही ऐसा था जो कि गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो जो कि लंदन गए थे, जो कि साथियों 1931 में। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 47 को हल करिए। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो साथियों लोकसभा में जो अनुसूचित जातियों के लिए सीटें वो कितने आरक्षित हैं? तो याद रखिएगा 84 हैं। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को। द स्टाइल डायरी ऑफ ए बॉलीवुड दीवा ये किसकी आत्मकथा है? तो साथियों द स्टाइल डायरी ऑफ ए बॉलीवुड दीवा ये किसकी आत्मकथा है? तो ये करीना कपूर की आत्मकथा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को। कौन सी पुस्तक बंगाली कविता से चुनी गई 103 कविताओं का संग्रह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है? तो साथियों कौन सी पुस्तक बंगाली कविता से चुनी गई जो कि 103 कविताओं का संग्रह है, जो कि साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है? तो वो साथियों गीतांजलि पुस्तक है भाई। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को। बड़ा इमामबाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों बड़ा इमामबाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये गोमती नदी के तट पर स्थित है बड़ा इमामबाड़ा। सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए। भारत ने 1951 के एशियाई खेलों में कितने पदक जीते थे? तो दोस्त मेरे भारत ने 1951 के एशियाई खेलों में कितने पदक जीते थे? तो पूरे 51 पदक जीते थे। सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल के गौर में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रवेश द्वार है? तो साथियों कौन सा पश्चिम बंगाल के गौर में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रवेश द्वार है? तो साथियों दाखिल दरवाजा है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 53 को। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस शहर के निकट स्थित है? तो साथियों रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस शहर के निकट स्थित है? तो भाई कोटा शहर के निकट स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए भाई क्वेश्चन नंबर 54 को। तजिंदर पाल सिंह तूर ने किस खेल में 2 बार एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता है? बताइए साथियों, जो तजिंदर पाल सिंह तूर है किस खेल में 2 बार एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखिए साथियों 60 फुट में। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। चलिए भाई लास्ट सवाल आज के इस सेशन का हल करिए। पेरिस ओलंपिक 2024 तक भारत ने एथलेटिक्स में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? बताइए साथियों, पेरिस ओलंपिक 2024 तक की बात करें, भारत ने एथलेटिक्स में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो केवल एक ही स्वर्ण पदक जीते भाई। पेरिस ओलंपिक 2024 में तो भारत ने एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीता था। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये फाइनली 55 क्वेश्चन एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए कंप्लीट हो गया। तो बताइए कि आप सभी का 30 यानी कि 90 नंबर आया 165 नंबर में से? तो साथियों इसी तरह देखिए आपके पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। डेली क्लास आप सभी सुबह 11 बजे भाई ज्वाइन करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है मेरे दोस्त, और भी आपके मन में कोई भी डाउट है एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026-27 के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्लास में नए तो भाई क्लास को लाइक करिएगा आप सभी स्टूडेंट। ओके, तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू भाई, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।